ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मोदी ने आखिर कौन सी नस दबा दी जिससे दिमागी नक्सली उछल पड़े। मोदी ने ना तो विपक्ष का नाम लिया, ना ही किसी संगठन का नाम लिया, लेकिन मिर्ची विपक्षी नेताओं को लग गई है। दरअसल कल 15 अगस्त को मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया था। लाल किले से भाषण के दौरान कहा कि दिमागी नक्सलियों से लड़ने की जरूरत है। हथियारी नक्सली तो सरेंडर कर चुके हैं, मगर दिमागी नक्सली देश की युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। ऐसे दिमागी नक्सलियों से युवा पीढ़ी को बचाना है। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना है जो देश के विकास में बाधा बनते हैं। उन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने की जरूरत है। मोदी का यह बयान विपक्ष को चुभ गया। एक लाइन से सभी विपक्षी पार्टियों ने मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने तो खुद को दिमागी नक्सली कहते हुए लिखा कि मुझे इस पर गर्व है। सबसे पहले आप सुनिए मोदी ने कल दिमागी नक्सल को लेकर क्या कहा था और उसके बाद विपक्ष के नेताओं के रिएक्शन क्या है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। कमाल है प्रधानमंत्री जी का। जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो अनपढ़ा है, अनज्ञानी है, जो अंधभक्त है वो देशभक्त है। यह इनकी परिभाषा है। अन्यथा शिक्षा के ऊपर तो इनको माफी मांगनी पड़ गई है। लीक कराते हैं शिक्षा, क्यों? क्योंकि सबको चाहते हैं अनपढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली की बात की, तो अब इसका जो लगातार काउंटर है वो विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कभी कहते हैं, कभी दिमागी नक्सल इनकी तरफ से कहा जाता है। अब इस बयान पर हर्षवर्धन जी इतना घमासान क्यों है और इसका मतलब क्या है? दिमागी नक्सल होता क्या है? देखिए, एक तो ये कि अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जैसे देश भर में स्वच्छता के लिए शौचालय को लाल किले से लेकर आए, वैसे ही इस देश में जिनका मन मस्तिष्क उसी तरह से काम करता है उनके खिलाफ वो लेकर आए। तो ये दोनों एक जैसे अभियान थे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान था ना, वैसे ही दिमागी नक्सलवाद, दोनों गंदगी का मसला है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ ये जो चल रहा है कि चिदंबरम साहब ने खुद को कहा है कि आई एम प्राउड दिमागी नक्सल। नक्सलियों के खिलाफ चिदंबरम के गृह मंत्री रहते बहुत कठिन कड़ा ऑपरेशन चला था। ये अलग बात है कि कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग था जिसने लिखना शुरू कर दिया अखबारों के एडिट पेजेस पर। कांग्रेस के समर्थक जो कम्युनिस्टों का तंत्र था, जो बाकायदा वहाँ से यहाँ मुकदमा दायर कर देते थे और वहाँ भी उस तरह की चीज़ें करते थे कि अभियान वो रुक गया। लेकिन ये दिमागी नक्सल है क्या? तो नक्सल, इसमें कोई बताने की बात नहीं। जो वामपंथी माओवादी आतंकवाद है वो नक्सलवाद है। ये नक्सलवाद कोई ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए कोई लड़ाई लड़ रहे थे। और अभी हमने वो बड़ा सुंदर दृश्य देखा, उस पर हम लोगों ने और शायद किसी ने भी उतनी चर्चा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। उन लड़कियों को जिनको उनके सबसे महत्वपूर्ण आयु के कालखंड में, यानी जिस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, जिस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं, समाज में कुछ कर सकती हैं, उस वक्त उनके हाथ में बंदूकें थमा दी। नक्सली आतंकवादियों ने उनको एक तरह से कहें कि अपने लिए एक उपभोग की वस्तु समझकर पकड़ लिया और उनके साथ जाने क्या किया। वो लड़कियां अभी फैशन वॉक कर रही थी, रैंप वॉक कर रही थी। क्या मतलब? उन लड़कियों को ये होता है दिमागी नक्सल समझने के लिए सबसे आसान तरीके से कि दिमागी नक्सल वो था जो उनके हाथ में बंदूक दे रहा था, उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देख रहा था, उनको फटेहाल, उनके ऊपर बम बरसा दे रहा था। उनके लिए वो कुछ नहीं, वो सामान ढोने का जरिया थी। जब वो पूरा बेड़ा चलता था, सुसाइड बॉम्बर बना रहा था। जब वो बेड़ा चलता था उनका, तो उन महिलाओं को रसद और वो सब लेकर चलो, ये सब करो। और ये फैशन रैंप वॉक। अब ये एक तरीका। दूसरा,
जब हम कहते हैं कि नक्सली समाप्त हो गए, तो कौन समाप्त हुआ? जिसके हाथ में बंदूक थमाई गई थी, जिसके हाथ में था, वो सब तो ज्यादातर मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, अब तो खुद मुख्य धारा में। लेकिन जिन्होंने उनका हाथ बंदूक की उस ट्रिगर तक पहुंचाया, वो है दिमागी नक्सल। मतलब परिभाषित करने के लिहाज से मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ब्रेव टास्क लिया है, और जो अमित शाह ने समाप्त किया, मैं तो बार बार कहता हूं कि थैंक यू अमित शाह कि आपने 3 बड़े जो आतंकवादी, एक इस्लामिक आतंकवाद से जो कश्मीर पीड़ित था, एक जो छोटे छोटे वहां अलग तरीके की मिलिटेंसी करने वाले लोग थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे, और एक जो नक्सली माओवादी आतंकवाद था, जो वामपंथी आतंकवाद था, जिसने देश भर को यह परेशान करके रखा, उसको खत्म किया। लेकिन अगर दिमागी नक्सल रहेंगे तो आप इन तीनों को रिवर्स होते हुए बहुत कभी भी देख सकते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको खत्म किया जाए। मुझे लगता है एक बड़ा टास्क है, और देश के हर उस व्यक्ति को जो भारत को बेहतर तरीके से देखना चाहता है, वरना अगर किसी की इच्छा हो कि नक्सली उस तरह से गोली चलाते रहें, आपका रेड कॉरिडोर बन जाए, पशुपति से तिरुपति की कामना हो जाए, कई जिलों में उनकी जनताना सरकार के नाम पर जनता की ही ऐसी की तैसी करे, उनको मारे, उनको सब कुछ, तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए, बाकी सब दिमागी नक्सल के खिलाफ ही रहेंगे। अब देखिए, जो जयराम रमेश कह रहे थे विजय जी, अगर उसी को ठीक से रीड किया जाए या उसी को पढ़ा जाए, तो 2 वर्गों में बांटकर अपने आप देखा जा रहा है देश की जनता को। एक कह रहे हैं वो कि देखिए, जो मोदी के खिलाफ हैं, जो मोदी की विचारधारा से अलग हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, उन्हें आप सबको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। और एक दूसरा वर्ग है जिसे विपक्ष कहता है कि वो अंधभक्त है, जो बीजेपी के सपोर्टर है, उन्हें इलिटरेट कहता है। तो ये 2 वर्ग बट गए हैं। हाँ, ये लड़ाई तो साफ दिख ही रही है, पिछले काफ़ी समय से ये लड़ाई चल ही रही है, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। देखिए, दिमागी नक्सल को नक्सल के साथ जोड़ना वर्बेटम, ये थोड़ा सा अन्याय है। नक्सलवाद एक अलग चीज़ थी, वो भी एक अपने आप में सोचती। दिमागी नक्सलवाद वाले लोग थे क्या? मूर्ख लोग थोड़ी थे वो सब लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे जो उस मूवमेंट को चला रहे थे। उसमें जो लोग बंदूक चला रहे थे, उसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जो उस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे वो पढ़े लिखे लोग, एक्टिविस्ट किस्म के लोग, और वो सब लोग थे। और उसके खिलाफ अमित शाह जी ने बड़ी ताकत के साथ उस काम को पूरा किया है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया। बल्कि मैं तो कल चर्चा कर रहा था कि उस पर ज़्यादा जोर से चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ। पूरे रेड कॉरिडोर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया, 97% कहा जा रहा है कि 97% ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो लड़ाई थोड़ी सी आसान थी, ठीक है। अब दिमागी नक्सल को बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि देश विरोधी है। मोटे तौर पर मैं देश विरोधी नहीं मानता। कुछ लोग उसमें देश विरोधी लोग होंगे, देश विरोधी ताकतें भी होंगी जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भी कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन दिमागी नक्सल, यदि आप ये समझते हैं कि जो भी आपके खिलाफ खड़ा है वो दिमागी नक्सल है, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि दिमाग को ख़त्म करना और दिमाग से लड़ना ज़्यादा मुश्किल काम है, समझे। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में बार बार हार रही है, इसलिए वो अलग अलग शब्दों को, अलग अलग जो स्लोगन्स है वो गढ़ती है। जैसे अर्बन नक्सल की बात हुई, मैं जयराम रमेश की बात हुई, मैं पार्लियामेंट में भी देखा था, कल भी मैंने इस पर चर्चा की कि पार्लियामेंट में 2 बार चर्चा हुई, बड़े तौर पर चर्चा कई बार हुई, लेकिन 2 बार सरकार ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अभी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया कि अर्बन नक्सल क्या होता है, और कोई अर्बन नक्सल नहीं है देश में। अब जब आप अर्बन नक्सल को डिफाइन नहीं कर पाए तो आपने एक नया शब्द गढ़ दिया, दिमागी नक्सल। लोगों के दिमाग में ये ना बैठे कि केवल आप जो सोच रहे होंगे देश विरोधी और वो सब है, आप या तो उसको डिफाइन करें कि भाई देश विरोधी जो लोग हैं वो दिमागी नक्सल है, लेकिन कहीं देश में ये बैठ गया कि आपके विरोध में जो लोग खड़े हुए हैं उनको आप दिमागी नक्सल कह रहे हैं, तो ये लड़ाई भारी पड़ सकती है। और मोटे तौर पर पिछले 12 साल में ये लगता है कि जो भी आपके खिलाफ हो उसे आप देश विरोधी करार देते हैं। जो लोग सरकार और देश को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ क्या हो गया, राष्ट्रवाद में भी ऐसा ही हो रहा है, नेशनलिज्म में भी, कि सरकार और राष्ट्र को हमने एक मिला दिया है। सरकार के खिलाफ जो लोग हैं वो राष्ट्र के खिलाफ है। इस डिस्टिंक्शन को जब तक सरकार, भारतीय जनता पार्टी उनका नेतृत्व नहीं करेगा तो ये शब्द कोई बहुत आपको उनके सपोर्ट करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और देखिए, ये कोशिश विपक्ष ने शुरू भी कर दी ना, जिसका जिक्र अभी विजय जी कर रहे थे, संगीत त्यागी जी, कि सरकार अगर अर्बन नक्सल के बाद अब दिमागी नक्सल की बात कर रही है, तो ये उन तमाम लोगों को दिमागी नक्सल कह रही है जो इनके खिलाफ हैं, जो इनके खिलाफ लड़ते हैं, या जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, या जो इस सरकार को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि विजय जी की व्याख्या जो है वो ठीक नहीं है।
और चिदम्बरम की भी व्याख्या ठीक नहीं है। हमको पढ़ना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में सीपीआई एमएल का डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया है सरकार ने, बहुत शानदार चीज़ है वो, और जिसका जिक्र मैंने भी अभी ये किताब अपनी जो लिखी वो नक्सलिज्म के ही अंत पर लिखा है। उसमें वो कहता है क्या कि हमको समाज के हर क्षेत्र में इस तरीके से पेनिट्रेट करना है, चाहे वो भजन मंडली हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, इन सभी जगह ऐसे तरीके से काम करना है कि समाज को नहीं लगे कि तुम इसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन पेनिट्रेशन का यही जरिया है। दूसरी बात कहा गया कि भाई अर्बन नक्सल को डिफाइन नहीं आज तक किया गया है, बड़ी अच्छी बात। ये जो सीपीआई एमएल है इसके कम से कम 12-14 स्प्लिट हुए हैं, और क्यों हुए हैं मालूम है? हर बार किसी महिला को लेकर के स्प्लिट हुए हैं। मजेदार बात है कि ये उस नेता के साथ चली गई, वो उस नेता के साथ चली गई, वो उसके साथ रह रही है, स्प्लिट हुए। लेकिन हर समय मुद्दा क्या बनाया गया? हम स्टेट में एनिमी कौन होगा आज तक डिफाइन नहीं कर पाया है। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, न सीपीआई डिफाइन कर पाई है, न सीपीएम डिफाइन कर पाया, न सीपीआई एमएल डिफाइन कर पाया। बहुत एकेडमिक बात मैं बोल रहा हूं। तो अर्बन नक्सल से एकाएक बात की जाती है कि भाई अर्बन नक्सल के बारे में तो बात ही नहीं किया गया। तीसरी बात जोड़ देना चाहता हूं, ये अर्बन नक्सल है क्या? देखिए, कुछ लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं जैसे वैसे ही है, जैसे आपका वृक्ष होता है, उसकी जड़ें जो होती है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो काम करती है। जेएनयू में काडर बिल्डिंग होता था, प्रोफेसर्स लोग करते थे, उसी प्रकार का मार्क्सिज्म से सिलेबस होता था, सीपीआईएमएल पर होता था, सीपीआईएम का, और उनको इतना यूलोजाइज किया जाता था, उनकी इतनी प्रशंसा की जाती थी कि एक ढंग के मेंटल हिस्टीरिया जो है वो लोगों में, यंग जो स्कॉलर्स होते थे उनमें क्रिएट किया जाता था। और हम वो दिन देखे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, पीएचडी स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब लाल सलाम लेकर के कहाँ की लड़ाई लड़ते थे? पनामा की लड़ाई लड़ते थे, भारत के लिए लाल सलाम के झंडे करते थे। और उनमें से बहुत सारे लोग आयशा के, वो सब मेरे दोस्त थे, पटना में थे तो बड़े सीधे थे, जब यहां आ गए तो आयशा के झंडा उठा करके फिर जितने नक्सली हैं उनको सपोर्ट सिस्टम वो देने लगे। यही शहरी नक्सल है। वो पत्रकारिता में भी आए। तो ये दोनों शब्द देखें, दिमागी नक्सल बिल्कुल, और अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल दोनों एक ही बात है। जिसे आप कहते हैं कि से दिमाग वाला है वो सभी नक्सल है, ऐसा नहीं है। ये तो एक जानवर फूहड़ आपने विश्लेषण कर दिया। फूहड़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ लिए और बाकी आपको नॉन इंटेलेक्चुअल आपको दिखाई दिया। जो वामपंथी है वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है, और जो नौ वामपंथी है वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरी बात जो विजय जी ने कहा कि भाई राष्ट्र को और सरकार को, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, दोनों एक नहीं है। और जो सभी विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो नक्सली हैं नहीं। लेकिन सभी नक्सली आरएसएस के विरोधी जरूर हैं, राष्ट्रवाद के विरोधी जरूर हैं। उनका डॉक्यूमेंट पढ़िए ना, वो राष्ट्रवाद के खिलाफ है। सीपीआई राष्ट्रवाद के खिलाफ है, सीपीएम राष्ट्रवाद के खिलाफ है। कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी इंटरनेशनल है, वो राष्ट्रवाद में विश्वास ही नहीं करता है। ये और बात है कि जिस चाइना के इशारे पर ये नाचते रहे भारत के अंदर, जिस सोवियत संघ के इशारे पर ये नाचते रहे भारत में, वो राष्ट्रवाद के लेकर के चला, वो लिबरलाइजेशन लेकर के चला, और भारत में ये सारे लिबरलाइजेशन को बर्बाद करते रहे, इंडस्ट्री के खिलाफ काम करते रहे। आपने देखा है किसी इंडस्ट्रीज पर अटैक करते हुए इन सीपीएम के लोगों पर? इस पर तो बहस बहुत लंबी जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, जब तक आप उनकी जड़ों में मट्ठा नहीं डालेंगे, जब तक आप उनके, सरकंडा होता है ना, मैंने कल कहा था, सरकंडा ऊपर से काट लिया जाता है और उस फूस की दीवार पर, फूस के छज्जे पर उसको बना मचान बना दिया जाता है और सुरक्षित करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि फिर वो उग जाता है। तो सरकंडे को खत्म करना है, सरकंडे को खत्म करना है तो उसकी जड़ों से उखाड़ना पड़ेगा। सरकार अब ये देखना होगा। एक और मसला है जिस पर घमासान छिड़ा हुआ है, और वो भी कल से ही जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त के मौके पर वंदे मातरम को लेकर एक नया फसाद सामने आया, जिसके चलते कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी निशाने पर हैं। कल इंदिरा भवन पर 15 अगस्त समारोह मनाया जा रहा था। इसी बीच वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही 2 छंद के बाद तीसरा छंद शुरू हुआ, वैसे ही सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों असहज हो गए। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा दोनों वंदे मातरम
को पूरा गाने के पक्ष में नहीं है। इसी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। अब इस पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया, वो तो बस बुजुर्ग कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कुर्सी की मांग कर रही थी, क्योंकि खड़गे जी को इतनी देर तक खड़े रहने में दिक्कत होती है। इधर अमित शाह ने सोनिया गांधी पर हमला बोला, कहा कि अगर कांग्रेस में जरा भी शर्म बची है तो सोनिया गांधी हाथ जोड़कर देश से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए, बीजेपी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है या पॉलिटिक्स करेगी, ये जाहिर बात है। और पॉलिटिक्स का ये मुद्दा समीर जी दिया भी तो कांग्रेस नहीं है, सोनिया गांधी ने दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है और थाली में परोस कर दिया है। जब राष्ट्रगीत चल रहा था उस वक्त सोनिया गांधी कर क्या रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर क्या रहे थे, इशारों में क्या बातें हो रही थी, ये तो देश जानना ही चाहता है ना कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि बीच में एकाएक आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल रही थी। देखिए, कल इस घटना को हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया इस पूरे मामले को लेकर, और न कोई पत्रकार वार्ता लेकर इसको स्पष्टीकरण दिया है कि इस मामले को लेकर क्या हुआ था। 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम का पूरा 6 अंतरा है, और 190 सेकंड अगर सोनिया गांधी इसको सुन नहीं सकती, तो जो कल प्रधानमंत्री जो कह रहे थे ना कि दिमागी नक्सल, तो ये दिमागी नक्सल है कि देश का राष्ट्रगीत सुना नहीं जा सकता। हम कानून बन जाएगा, उस कानून को हम नहीं मानेंगे। सरकार चर्चा करेगी, हम उस चर्चा में शामिल नहीं होंगे। सरकार लोकसभा में बिल लेकर आएगी, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे, और कानून बनने के बाद भी हम कानून के ऊपर रहेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे। तो नक्सल मानसिकता तो वही होती है ना कि जो देश के संविधान पर भरोसा नहीं करती, जो कानून पर भरोसा नहीं करती, जो राज्य सरकार पर भरोसा नहीं करती, जो केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं करती, और जो अपना रूल लागू करना चाहते हैं। तो यहां सोनिया गांधी ने बताने की कोशिश की है कि भले ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की 3 बार की चुनी हुई सरकार हो, जनता का उनको समर्थन मिला हो, भले ही केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा के अंदर कानून को पास किया हो वंदे मातरम को लेकर, और देश ने इसको स्वीकार किया हो, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। और यही दिमागी नक्सल की परिभाषा है कि ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से सरकार के विरोध, संविधान के खिलाफ और देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरीके से वो विद्रोह करने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं। और कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, ये उन्होंने पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की है। ये जो कुर्सी वाली बात है कि कुर्सी मांगी जा रही थी, ये इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कुर्सी मांगने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इतने कमजोर है। 24 घंटे पहले वो राज्यसभा में 40 मिनट खड़े होकर बोलते हैं, तब उनको कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती। 7 दिन पहले वो उत्तराखंड में रैली में बोलते, तब उन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी समय जब राष्ट्रगीत बजने वाला था, स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम कांग्रेस मुख्यालय में हो रहा है, उसकी तैयारी करने के लिए वो 40 मिनट 1 घंटे वहां खड़े रहे, वो सारी व्यवस्था वो करवा रहे थे, तब उन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कुर्सी की जरूरत थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी तरीके से बाहर हो जाते वहां से। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरीके से उसको, उनके आदमी को अपमानित किया, राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, सब बता रहा है कि राष्ट्रगीत को लेकर उनके मन में क्या सम्मान है, राष्ट्रगान को लेकर क्या सम्मान है, तिरंगा का वो कितना सम्मान करते हैं, संविधान का राहुल गांधी कॉपी लेकर पूरे लोकसभा में और सभी रैलियों में संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं। उन्होंने बता दिया कि संविधान का वो कितना सम्मान करते हैं। और जो अमित शाह जी ने आज कहा है राजस्थान में कि भाई आप माफी मांगिए, इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अब ये कानून बन गया है कि आप राष्ट्रगीत का अपमान नहीं कर सकते, उस पर सजा का प्रावधान है, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और अमित शाह कह रहे हैं कि भाई माफी मांगिए तो आप कम से कम माफी तो मांगिए। सोनिया गांधी ट्वीट नहीं कर सकती, राहुल गांधी ट्वीट करके बोल दे कि ये कारण था, इसके लिए मैं देश से माफी मांगता हूं, लेकिन देश से माफी नहीं मांगेंगे। और यह उन्होंने बता दिया कि दिमागी नक्सल क्या होते हैं। ये प्रधानमंत्री ने जो कहा था कल, उसका क्या उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए 3 मिनट 10 सेकंड का मसला था और पहले से पता है कि वंदे मातरम का गायन होगा।
मैं सर एक खबर और बता दूं, उस पर फिर आपके कमेंट ले लूंगी। इसी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं और राहुल गांधी की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, इस मसले पर तो वो घिरे ही हुए हैं। उन्होंने जो सदन के अंदर बयान दिया उस पर भी घिर रहे हैं। अमित शाह पर विवादित बयान देने को लेकर अब उनके लिए मुश्किल आ गई है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस भेजा गया है। राहुल ने अमित शाह पर बिना सबूत दिए आरोप लगाए थे। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान राहुल ने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया था, लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल की शिकायत पर अब राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया है और उनसे 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी को दोषी माना गया तो क्या उनकी संसद सदस्यता फिर चली जाएगी? और पहली बार नहीं है जब ऐसा राहुल गांधी के खिलाफ कोई शिकायत हुई हो। जब वो बयान देते हैं सदन के अंदर खड़े होकर, उनके किसी न किसी शब्द को लेकर ऐसे ही बवाल खड़े हो जाते हैं और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से लाया जाता है। अब ये दो खबरें हैं हर्षवर्धन जी, एक तरफ राहुल गांधी उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं और दूसरा ये कि कांग्रेस अब कितनी असहज है या असहज है भी या जानबूझकर किया गया था जो किया गया था अपने वोट बैंक को संदेश देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कल जो कुछ हुआ है इसको शायद हम लोग ठीक से देख नहीं रहे हैं। इसका दो हिस्सों में देखना बहुत ज़रूरी है। पहला हिस्सा ये कि देश का कानून बना, उसी संसद ने बनाया जिस संसद में सोनिया जी और राहुल जी भी थे। जब वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए और 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया तो उस वक्त भी कहा गया कि वंदे मातरम पे क्या जरूरत है इतनी बात करने की, अरे तो सिर्फ बंगाल के लिए, बंगाल चुनाव तो हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि उस कानून का सम्मान, यानी लोकतंत्र का, संविधान का, सदन का, इसका सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। नंबर 1 उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा वर्ग है जो इनके साथ है, कांग्रेस पार्टी में साथ है, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, लेकिन उसके बावजूद उसको देश, तिरंगा, वंदे मातरम वो बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। सोनिया, राहुल और खरगे जी के लाख चाहने के बावजूद उन लोगों ने क्या किया, 6 के 6 पैराग्राफ वाला वो वंदे मातरम चलाया। ये कांग्रेस के ही लोग थे ना, ये कोई भाजपा के लोग तो कांग्रेस कार्यालय में थे नहीं। तो आप इसको दोनों तरह से देखिए। और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों की बात करते हैं तो किसी एक पार्टी, किसी एक नेता, उसके समर्थक, उसके विरोधी, उससे नहीं तय होता है। लेकिन जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने किया, उनकी स्पष्टता को बताता है। सहजता और असहजता शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। वो सहज हैं, उनको किसी स्थिति में त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी वो नहीं चाहिए। उनको बड़ी स्पष्टता है कि भारत में जो हिंदू देवी देवता हैं उनसे जुड़कर कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। हर जगह ये बजेगा। और मैं तो कुछ मूढ़मती लोगों को सुनाऊंगा, अच्छा 6 के 6 याद करके सुनाओ, ये तो व्यवहारिक नहीं है। कमाल हो गया भाई। ऐसे ही लोगों की वजह से संस्कृत भाषा विलुप्त तो हो गई होगी, जो कहते थे ना कि 6 के 6 हो, याद करके सुनाओ। अभी भी कह सकते हैं चलो गा दो। ये गा दो का मसला नहीं है। और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप 6 हो जब कहा जा रहा है 3 सवा 3 मिनट, तो उसके सम्मान में खड़े हो सकते हैं। स्पष्टता दिखती है कि सोनिया जी को गाजा पर लेख, गाजा पर विमर्श, प्रियंका जी के कांधे पर फिलिस्तीन का झोला, और राहुल गांधी इस पूरे नैरेटिव को आगे लेकर चलने वाले। अब देखिए, ये वो चाहते हैं वो वंदे मातरम जिसमें देवी के साथ भारत माता की तुलना, उनकी एक कहे कि उनके समानांतर उनको सम्मान, वो उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब ये तो भाजपा और उनके लोगों का है कि 2 दिन से कोई ना आंदोलन खड़ा कर पाए, ना कोई कानूनी प्रक्रिया ले जा पाए, ना भाजपा के पास कोई ऐसा अधिवक्ता है जिसको लेकर वो जाकर इसको मामला डालता और इसको खंडपीठ सुनती। ये तो संवैधानिक पीठ के सामने मामला जाना चाहिए। क्या नेता जो प्रतिपक्ष है जिस पार्टी का, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता अपने जो कार्यालय में झंडारोहण करते हैं वहां वो सम्मान नहीं करते हैं जो संसद की बनाई हुई नीति है। अब कितनी मुश्किल बढ़ेंगी कांग्रेस की और राहुल गांधी की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।